Hello students, welcome to ADDA 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you question and answers of a chapter which has been taken from the book Hornbill of class 11th. So let us see the name of the chapter. The name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. This is chapter number 5. So let us begin with the question answers of this chapter and let's see how many questions are given in this particular chapter and how we people are going to solve these questions. Now look at this. First question is related to the understanding the text and there are certain more questions related to the talking about the text, right? So first of all we are doing the understanding the text and this is the first question that is given to us. Let's see what the question is saying. Locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. This I told you that planet refers to the earth, हमारी धरती माँ, हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, वो एल हो रही है, वो बीमार पड़ रही है और उसकी हालत जो है इट इज डिप्राइविंग, धीरे धीरे खराब होती जा रही है, राइट? तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने पढ़ना था कि प्लैनेट कैसे खराब हो रहा है, धीरे धीरे उसकी हालत कैसे खराब हो रही है और ग्रीन मूवमेंट रोल क्या था और उसने ऐसा क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाला जिससे चीजें सही होने लगी, राइट? तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, बट अभी हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी टेक्स्ट में ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या हो रही है, वो ईल कर रही है, वो डिटीरियोरेट हो रही है. सो द फॉलोइंग लाइन्स द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट. तो कुछ लाइन्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे एल कर रहा है. लेट अस सी. आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट और एडवांसिंग डेजर्ट, impoverished landscapes and ailing environment? So here we have scorched planet. What does it mean? एक ऐसा प्लैनेट जिसको हम लोग धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं. Scorched means burn. धीरे धीरे करके जला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं. हम क्या करते हैं? हम पेड़ काटते हैं, उन्हें जला देते हैं, राइट? काऊ जो डंग प्रोड्यूस करती हैं उनको भी हम जला देते हैं. फिर तरह तरह का कचरा होता है, उन्हें भी हम जला देते हैं. जिससे क्या हो रही है? जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है. तो ये सारी चीजें हमारे प्लेनेट को खराब कर रही हैं, जला रही हैं, बर्न कर रही हैं. तो क्या हम हमारे सक्सेसर्स के लिए, यानी कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए एक ऐसा प्लेनेट छोड़ने वाले हैं जो पूरी तरीके से बर्न हो चुका हो, यानी कि उसमें ग्रीनरी ही ना बची हो, जिसमें एडवांसिंग डेजर्ट्स हो. एडवांसिंग डेजर्ट्स मतलब अब जब हरे भरे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? जली हुई चीजें. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हरे भरे पेड़ आपको नहीं दिखाई देते, घासें नहीं दिखाई देती. तो क्या हम हमारे प्लैनेट को एक ऐसा डेजर्ट बना रहे हैं जो बस एडवांस कर रहा है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है? डेजर्ट ही डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा हमारे अर्थ पे हमको, और हम उनके लिए एक ऐसा लैंडस्केप छोड़ रहे हैं जो कि इम्पावरिश्ड है, मीन्स पुअर है, गरीब है, जिसमें जगह ही नहीं है, जिसमें खाने पीने के लिए चीजें अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है. ऐसे लैंडस्केप छोड़ रहे हैं जो कि बंजर हो चुके हैं, जो अब उपजाऊ नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे सक्सेसर्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो पूरी तरीके से डिटीरियोरेट हो चुका है, जो पूरी तरीके से खराब हो चुका है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सच में हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे? हम रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा. So that's why the statement has been written that are we to leave our successors, यानी कि हमारे जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए हम एक स्कॉच प्लैनेट छोड़ रहे हैं जिसमें डेजर्ट एडवांस कर रहे हैं, जिसमें लैंडस्केप भी ऐसे हैं जो बंजर हैं, जो गरीब हैं, जो उपजाऊ नहीं हैं, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरीके से पीड़ित है. एक 3 साल की स्टडी ने, 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, ये भी स्टेटमेंट आपकी बुक में ही दिया गया है. ये हमारे जो चैप्टर के राइटर हैं वो बताते हैं, नानी पालकी वाला. क्या कहते हैं कि एक 3 साल की स्टडी ने हमें ये बताया, और 3 साल की स्टडी कहाँ से करी गई? जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजे गए, उन सैटेलाइट्स ने मल्टीपल जगह से फोटोग्राफी की, और वो फोटोग्राफी हमारे सामने आई तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि उसने एक वार्निंग दी है एनवायरनमेंट को कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से डिटीरियोरेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, और हम उसको बहुत ही गंदी तरीके से तबाह कर रहे हैं. दैट इज क्रिटिकल.
in many of the 88 countries investigated. So ये जो केस स्टडी थी ये किसके द्वारा करी गई थी? यूएस के द्वारा, राइट? इट इज रिटन हियर, इट वाज डन बाय यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो सैटेलाइट्स थे उनसे जो फोटोग्राफी करवाने का काम था, वो फोटोग्राफी करवाने का काम यूनाइटेड नेशंस का था। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था? यूनाइटेड नेशंस, राइट, इसने क्या किया? इसने जो फोटोग्राफी निकाली उसके ऊपर सर्वे किया, और उसके बाद सर्वे करने के बाद हमें बताया कि वो जो फोटोग्राफी है वो हमें ये बता रही है कि लगभग 88 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगा है, खराब होने लगा है, और अब उसमें कुछ भी अच्छा नहीं बचा। Now we have question number 2 which is given over here. Now what is question number 2? Let us see. What does the notice the world's most dangerous animal at the cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? Now this is a very beautiful question and this also came in the chapter. क्या है ये? इसको समझिएगा। What does the notice मतलब ये जो जू है, कहाँ का जू है? जो ल्यूसाका जाम्बिया का जू है उसमें एक पिंजरा है, और पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या लगा दिया है? मिरर लगा दिया है, और उसके बाद ऊपर लिख दिया है उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब जू में विजिट कौन करता है? हम ह्यूमन बीइंग। तो जब हम इंसान उस जू में जाएंगे और उस पिंजरे के अंदर झांकेंगे तो उन पिंजरे के अंदर झांकने के बाद हमें क्या दिखाई देगा? हमारा खुद का चेहरा। और फिर हम इस केज पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यानी कि जो सबसे मोस्ट खतरनाक इंसान ही है वो जो सबसे खतरनाक जानवर है, यानी कि हम ही वो लोग हैं जो हमारे अर्थ को तबाह कर रहे हैं। जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो इंसान है। तो ये हमें क्या नोटिस करवा रहा है ये जू? कि जानवर उतना खतरनाक नहीं है जितने खतरनाक आप लोग हो। क्यों? क्योंकि आप तो पूरे प्लैनेट को ही तबाह कर रहे हो, पूरे प्लैनेट को ही बर्बाद कर रहे हो। सो हाउ विल यू राइट द आंसर? द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट ल्यूसाका, जाम्बिया signify what? It signifies that man is solely means completely, होली, राइट? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटीरियोरेशन, मतलब जो भी चीजें खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, तबाह हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सब कुछ कौन कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है अकेला। एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो फ्यूल है, जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, वो धीरे धीरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, और इनकी जो डिप्लीशन है वो भी कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है, उसका कारण भी ह्यूमन बीइंग ही है। इसीलिए जो मैन है उसको क्या बोला गया है? वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल बाय द जू ऑफ ल्यूसाका एंड जाम्बिया। सो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है? अर्थ को इतना ज्यादा तबाह कर दिया है कि अब वो लोगों को उससे डरना शुरू कर देना चाहिए। इतनी बड़ी अर्थ और इतना छोटा सा इंसान, उसके सामने तो वो बित्ते भर का भी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 which is also related to understanding the text. It is asking how are the earth principal biological system being depleted? अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे डिप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है। सो किस तरीके से अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स उसको बहुत एक्सेसिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, हद से ज्यादा। और अगर यही चलता रहा तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एक ऐसी अर्थ मिलेगी जो पूरी तरीके से बंजर, खराब और बर्बाद है। सो हाउ विल यू राइट इट? The Earth's principal biological system are being depleted by the excessive use. हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसका डिप्लीशन हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। ओवरफिशिंग इज क्वाइट कॉमन, और ओवरफिशिंग क्यों कॉमन हो गई है? क्योंकि लोगों को प्रोटीन रिलेटेड डाइट चाहिए, प्रोटीन नरिश्ड डाइट चाहिए। तो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? वो ज्यादा से ज्यादा मछली मारेंगे और ज्यादा से ज्यादा मछली खाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्होंने प्रोटीन रिच डाइट मिल सके, राइट? तो ये बहुत कॉमन हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है?
कट किया जा रहा है, काटा जा रहा है ताकि उन्हें लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए। अब उन्हें लकड़ी क्यों चाहिए फॉरेस्ट काट करके? क्योंकि उन्हें खाना बनाना है। ग्रासलैंड्स धीरे धीरे किस में टर्न होते जा रहे हैं? बैरन वेस्टलैंड्स में, बंजर जगहें जहाँ पे सिर्फ कूड़ा कचरा करकट डाला जाता है। अब वो उपजाऊ ज़मीनें नहीं हैं, उनमें खेती किसानी नहीं करी जा सकती। इतनी गंदी तरीके से हमने उसे यूज़ किया है। एक ही जगह पर जब आप बार बार खेती करते हो ना, तो वो जगह जो होती है ना, वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है और वो बंजर हो जाती है। एंड क्रॉपलैंड्स आर डिटीरियोरेटिंग एज देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इम्प्योर्ड। और इसी तरीके से जो क्रॉपलैंड्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं? वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरीके से इम्पेयर्ड हो चुकी है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इम्पेयर्ड रेफर्स टू डिस्ट्रॉय। एज आई टोल्ड यू, एक जगह पे आप 2 या 3 बार खेती करते हो, 4 बार खेती करते हो। अब आपके दिमाग में आएगा 2, 3, 4 बार खेती क्यों कर रहे हैं भाई? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, ऐसे ही बहुत सारी पॉपुलेशन है जो हमारे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही है। तो रिसोर्सेज कम है, चीज़ें उतनी ही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार लगाया खा लिया गया, 2 बार लगाया खा लिया गया, 3 बार लगाया खा लिया गया। अब चौथी बार वो जो सोइल है, वो जो क्रॉपलैंड है, वो इस लायक ही नहीं बचता कि उसमें दोबारा से खेती करी जा सके, क्योंकि वो अपनी फर्टिलिटी खो चुका है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे जो अर्थ की प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिप्लीट किया जा रहा है बाय डूइंग ओवर यूज बाय द ह्यूमन बींग्स ओनली। Next, this is the 4th question, and I hope this is the last question, which is related to the understanding of the test. This is not related to thinking about test. This is understanding the test. Okay. Why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factor distorting? Distorting means it is destroying the future of human society. तो अब हमारे राइटर हमसे सवाल कर रहे हैं, या मान लीजिए आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर कहते हैं कि मैं इस बात से अग्री हूं कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, या जो मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे अर्थ की, वो कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वही हमारे फ्यूचर को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर पूरी तरीके से बेकार है, घटिया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऑथर इस बात से क्यों अग्री हो गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास खाने के लिए एक ही रोटी है, लेकिन मेरे घर में 10 लोग हैं, तो सबकी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन एक रोटी को खाने के लिए एक ही इंसान होगा तो शायद भूख अच्छे से मिट जाए। हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बढ़ गई है, यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं और जो खाने के लिए सामान है वो कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? भूखमरी, हंगर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं। अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कमी आ रही है और हमारा जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस पुट अ सेवियर स्टेन on the Earth's principal biological system. Due to excessive human claims, these reach an unsustainable level where their productivity is damaged. जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ है, यानी कि जो बढ़ती जनसंख्या है, वो एक सीवियर स्ट्रेन है। सीवियर स्ट्रेन मतलब एक बहुत स्ट्रेस में जाने वाली चीज़ है, यानी कि आप उस पर बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, तो आपको ये एक सीवियर स्ट्रेस में डाल देगा कि जो अर्थ का मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। एंड बिकॉज द ह्यूमन इज सेइंग व्हाट, द ह्यूमंस आर क्लेमिंग दैट कि हम सभी लोग एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे पास अनसस्टेनेबल लेवल आ चुका है। यानी कि अगर हमने आज की आज अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए फ्यूचर नीड्स को नहीं सोचा, तो फिर हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भूख से मरेगी और वो एक घटिया प्लैनेट में रह रही होगी जहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जो अनसस्टेनेबल हो चुका है, यानी कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, और ये पूरी तरीके से हम लोगों ने डैमेज कर दिया है क्योंकि हम ओवर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि हमारी आज की जो प्रोडक्टिविटी है वो डैमेज हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है।
डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो सो रैपिडली। और यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं देखो डेवलपमेंट 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 जिसकी आप हर बार पे बात करते हो वो कभी भी नहीं हो सकता। विकास कभी नहीं होगा अगर जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही तो। रैपिडली का मतलब क्या है? सो फास्ट, बहुत तेजी से। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स हंगर, जब जनसंख्या बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं तो भुखमरी आती है, गरीबी आती है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। काम हमारे पास 4 ही प्लेस है नौकरी की, लेकिन उसको करने वाले 100 लोग हैं, तो 100 में से 4 ही लोगों को तो नौकरी हम दे पाएंगे ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट 3 चीजों को, यहाँ पर जो बढ़ती जनसंख्या है वो 3 चीजों को ओरिजिनेट करती है, भुखमरी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार नहीं है। Now my dear students, we will move ahead and we will look forward to thinking about the text. So here we have also certain questions which we will learn one by one. I hope the last 4 questions are completely clear to you. Now here we have given question number 1 which is asking laws. Laws मतलब नियम, कानून। रोड क्रॉस सही से करिए, इतना लिमिटेड खाइए, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। So these are laws. Laws are neither respected and enforced in India and this is true. हमारे भारत में नियम कानून बनते जरूर हैं लेकिन उनको इज्जत नहीं दी जाती है और ना ही प्रॉपरली वो अप्लाई होते हैं, ना ही लोग उन्हें प्रॉपरली अडहियर करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हो? हमारे देश में नियम कानून जरूर बनाए जाते हैं लेकिन लोग इतने ज्यादा नेग्लिजेंट हैं, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो इतने अनअवेयर हैं, इतने अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी लॉस को फॉलो नहीं करना चाहते। सो हाउ विल यू राइट इट? इट इज पेनफुल। लॉ हमारे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती लॉस को, ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन ये सच है कि ना ही लॉ को रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही लॉ इंडिया में इन्फोर्स होते हैं। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। कैसे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में नियम और कानून कभी भी ना ही रिस्पेक्ट दिए जाते हैं और ना ही एनफोर्स किए जाते हैं? लेट अस सी। हम अपनी जिंदगी का भी एग्जाम्पल लेकर के इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज conversant with the rule of the road, यानी कि conversant refers to we are completely aware or well known with the rule of road। हमने बताया ना अभी जब हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो हमें काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स दिए जाते हैं और हमें उनके हिसाब से चलना होता है। Still there are cases of wrong overtaking, लोग गलत तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेन जंपिंग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेन जंप कर जाते हैं। लेन मतलब गलियां, तंग गलियां। सिग्नल जंपिंग, ओवर स्पीडिंग एंड रोड रेज। अब ये होता है, आपको देखने के लिए भी मिलेगा। लोग क्या करते हैं? सिग्नल तोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं? बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। लोग क्या करते हैं? रोड रेज दिखाते हैं, मतलब गुस्सा दिखाने लगते हैं। अगर उनको लगता है ना कि सामने गाड़ी खड़ी हुई है और उनको आगे बढ़ना है तो वो पीछे से हॉर्न 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 टो 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 जाते रहते हैं। सो ये क्या है? ये रोड रेज है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में रोड वेज पे रूल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन रूल्स को तोड़ा जा रहा है, उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम मोर थिंग। आवर लॉज इंसिस्ट, हमारे लॉज हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, इंसिस्ट ऑन कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। हमारे नियम, हमारे कानून ये कहते हैं कि कम से कम नहीं कुछ तो 14 साल तक तो बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली स्कूल जाना चाहिए, उन्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? वी फाइंड मेनी इलिटरेट टीनेजर्स, बॉयज और गर्ल्स ऑफ दिस एज loitering around the lanes or employed in petty jobs in roadside restaurants or as domestic servant। ये लाइव एग्जाम्पल है। 14 साल से नीचों के जितने भी नीचे अंडर एज बच्चे हैं, 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे काम करवा रहे हो तो वो क्राइम है। बाल मजदूरी क्राइम है, चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम। लेकिन फिर भी आज आप देखोगे कि 14 साल से छोटे कई सारे ऐसे टीनेज के बच्चे हैं जो कि इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो यूं ही मंडराते हुए सड़कों पे टहलते हुए दिखाई देंगे। लॉइटर मतलब टहलते हुए दिखना।
लेन्स में, गलियों में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है इन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं लेकिन बहुत ही पेटी जॉब्स और छोटे लेवल की जॉब। कौन सी? घरों में नौकरी कर रहे होते हैं, किसी रोड चलती हुई देखोगे आप, उसके किनारे एक शॉप लगी हुई है, उसमें एक मुन्ना नाम का लड़का काम कर रहा है और उसको क्या छोटू छोटू करके लोग बुला रहे हैं, मुन्ना मुन्ना करके बुला रहे हैं और उससे चाय मांग रहे हैं और चाय पी रहे हैं, उसके लिए उसको 600-700 रुपये महीने के मिल जाते हैं। सो दीज आर पेटी जॉब्स। या तो उनको घरों में नौकर बना लिया जाता है या फिर किसी मामूली से रेस्टोरेंट पे उनको जॉब मिल जाती है या फिर वो आवाराओं की तरह टहलते रहते हैं। हमारा संविधान यानी कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इंसिस्ट बार बार ये कह रहा है ऑन द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारा जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसका विकास हमारी जिम्मेदारी है, उसे इम्प्रूव करिए। द स्टेट्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्टेट्स ने भी ये जोर जोर से कहा है कि प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा काम है कि हम जंगलों को प्रोटेक्ट करें और जब जंगल को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ अपने आप प्रोटेक्शन की रास्ते बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी वी ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स। फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जो जंगल हैं उन्हें काटा जा रहा है एंड इलीगल शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ गोज ऑन। आपने देखा होगा लोग शिकार करते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई हिरन मार रहा है तो कोई शेर मार रहा है और शौकिया। जंगल कट गए, जानवर मार दिए गए, शूट कर दिए गए, हमारे तो शौक पूरे हो रहे हैं, लेकिन बर्बाद क्या हो रहा है? हमारा एनवायरमेंट। Similarly, here are laws regarding abolishing casteism, untouchability, and modern day labor, but these remain on paper. In actual life, these are never put into practice. Hence, it can be concluded that laws are neither respected nor enforced in India. हमारे भारत में साफ साफ ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि कास्टिज्म नहीं करना चाहिए। उस जात की आदमी की बात हम नहीं सुनेंगे, उस जात की आदमी का खाना हम नहीं खाएंगे। दिस इज नॉट अलाउड। अबॉलिश कर दिया जा चुका है ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग देखिए आपको यही करते हुए मिलेंगे। अनटचेबिलिटी आज भी बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिलती है। क्या होती है अनटचेबिलिटी? छुआछूत। आप नीची जात के हो, आप मेरा दरवाजा नहीं छू सकते। देन बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके हमारे संविधान ने सारी चीजों को अबॉलिश किया हुआ है, लेकिन आज भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, बट ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? पेपर पर है। एक्चुअल लाइफ में इन्हें कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता, इन्हें कभी भी किया नहीं जाता, फॉलो नहीं किया जाता, और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में ना ही लॉस को रिस्पेक्ट दी जाती है और ना ही उन्हें एनफोर्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पर। Are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? This is the statement and you have to give the justification of the statement. ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग हर चीज को ओवर यूज कर रहे हैं और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारा जो आज का दौर है वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुका है, और अगर हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को ओवर यूज करते रहे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम उन्हें पृथ्वी तो दे करके जाएंगे, हम उन्हें एक प्लैनेट तो दे करके जाएंगे, लेकिन वो एक प्लैनेट ऐसा होगा जो पीड़ित होगा, जो कंप्लीटली डिटीरियोरेट होगा, जिसमें कुछ नहीं बचेगा, जिसमें सब कुछ जल चुका होगा, खराब हो चुका होगा, जिसमें ज़्यादातर डेजर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जंगल नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर ऐसी जगहें मिलेंगी जो बंजर होंगी, जहाँ पे चीज़ें उपजाऊ नहीं हो पाएंगी, जहाँ पे खेती किसानी नहीं की जा सकेगी। सो ये वो प्लैनेट है जो हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम आज के टाइम पर रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर तो वो बचेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट था जिसे आपको जस्टिफाई करना था, एंड या आई वुड से आई एम कंप्लीटली अग्री विद द व्यू ऑफ कंटेंट इन द स्टेटमेंट. So this is the statement which is actually written in the double inverted commas, and I'm completely agree with this because
there is every likelihood of such an eventuality occurring in future. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में हो सकता है. There are solid reasons behind this apprehension. ये जो कहावत है इसके लिए बहुत ही ठोस reasons है. और resources are limited. हमारे पास बहुत ही limited resources हैं. They will not last indefinitely. But obviously चीज़ है कि वो बहुत लंबे समय तक इनफाइनाइट वे में स्टे नहीं करने वाले, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. एंड इफ वी गो ऑन कंज्यूमिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली, अगर इसी इनडिस्क्रिमिनेशन के साथ हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे एक्सेसिव में, हम ये सोचेंगे ही नहीं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें कुछ करना है, तो क्या होगा? तो हमारा जो प्लेनेट है वो सफ़र करेगा. फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, दीज आर सेड कि ये वो 4 चीज़ें हैं जो बेसिस हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का. इसी 4 चीज़ों पर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो चलता है. फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, दे सप्लाई अस फूड. यही वो चीज़ें हैं जो हमें खाना प्रोवाइड करती हैं. कच्चा मटेरियल सारा यहीं से आता है और जो भी इंडस्ट्री है वो यहीं से ही रॉ मटेरियल लेकर के वापस मल्टीपल चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती जनसंख्या हैज़ पुट अ सीवियर प्रेशर. अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसने हमारे ऊपर एक बहुत भयंकर सा प्रेशर डाल दिया है. क्या प्रेशर डाल दिया है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. तो और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा. और ज़्यादा रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से लाएंगे? यहीं से तो लाएंगे ना. यानी कि जब हम इसका ओवर कंजम्पशन करेंगे तो हम इसे डिस्ट्रॉय भी तो करेंगे. सो दीज रिसोर्सेज हैव इम्प्योर्ड देयर प्रोडक्टिविटी. और जब हम इनका ओवर यूज करेंगे तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी. In large areas of the world, these systems have reached an unsustainable level. And as I said कि हमारे यहाँ की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो ये रिसोर्सेज हैं वो अपने अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुँच चुके हैं, जिन्हें अब सस्टेन नहीं किया जा सकता, जिन्हें अब बचाया नहीं जा सकता फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, अगर हम लोगों ने उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया. The results are awful and disastrous. Results बहुत भयंकर हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं. So that's why कि हम लोग जो हैं वो क्या करें, हम लोग ओवर यूज़ ना करें किसी भी चीज़ का, ताकि हमारे फ्यूचर को हम एक अच्छा अर्थ दे सकें जो कि हम लोगों ने उनसे कैसे लिया है, उनसे बोरो किया है कि हमें दे दो, हम तुम्हें सही सलामत लौटाएंगे. बट हम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और हम इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं. द फिशरीज विल कोलैप्स. अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स का, फिशरीज खत्म हो जाएंगी. फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे क्योंकि लोग काट रहे हैं जंगल. ग्रासलैंड्स विल बिकम बैरन. जो हरे भरे ग्रासलैंड्स हैं वो बंजर हो जाएंगे. वेस्टलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स विल लूज देयर फर्टिलिटी. जो एक्चुअली में जो क्रॉपलैंड्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं वो वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो क्रॉपलैंड्स हैं उनके अंदर फर्टिलिटी की कमी हो जाएगी. एक ही जगह पर जब बार बार खेती करते हो तो मैंने बताया था वो इनफर्टाइल हो जाती है. डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट विल इंक्रीज, ड्राइनेस एंड हीट एंड देयर विल बी लेस रेनफॉल. जब जंगलों को काटा जा रहा है तो पेड़ कम हो रहे हैं और आपको ये तो पता ही होगा कि पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो बारिश बहुत ज़्यादा करते हैं. पेड़ ही वो वजह हैं जिनकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है. और जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, सूखापन बढ़ेगा जो हमारे लिए खराब है. Hence, there is a possibility of the earth becoming an overheated place full of increasing deserts, poor landscapes and ailing environment in future. तो जब हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, सूखापन बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे पास जंगल तो बचे नहीं, हरी भरी चीज़ें तो बची नहीं, बारिश हुई नहीं, तो सिर्फ वो डेजर्ट ही तो रह गया. तो इसी वजह से हमारा जो एक्चुअली में अर्थ है वो एक इंक्रीजिंग डेजर्ट बन चुका होगा जहाँ पे पुअर लैंडस्केप होंगे. पुअर लैंडस्केप मतलब वो जगहें अब जहाँ पर आप खेती किसानी नहीं कर सकते हो और वो प्लेनेट पूरी तरीके से एक एलियन प्लेनेट बन के हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, जो एकदम खराब बीमार है, जिसका कोई भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. Now let us look for the next question. This is question number 3. We have given the justification कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को एक एलियन प्लैनेट देने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? We have not inherited this earth from the forefathers. We have borrowed it from our children. Now this is a statement given by a great writer,
जिन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमारी पुश्तैनी है, हमारे फोर फादर्स से हमने ली है, बल्कि हमने हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं उनसे इसे बोरो किया है, खरीदा है। दिस इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे अर्थ के विकास में योगदान देगा। और ये किसने कहा है? लेस्टर ब्राउन ने। बहुत बड़ा बात कह दिया उन्होंने, बहुत बड़ा। It focuses attention on the position of the man in this universe. इन्होंने जो ये स्टेटमेंट कहा उससे हमें क्या पता चला कि जो ह्यूमंस हैं हमें उनकी अटेंशन चाहिए इस यूनिवर्स को लेकर के। यहाँ पे जो ह्यूमन है वो थोड़ा सा ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है। People take it for granted that the earth is theirs. हमको तो यही लगता है ना, ये वाला प्लैनेट हमारे दादाजी छोड़ के गए थे, ये प्लैनेट का ये वाला जो पार्ट है वो हमारे दादाजी छोड़ के गए थे। आज तो मुझे लगता है कि शायद ज़मीन का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ही हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा है। लोग आने वाले टाइम पर पूरे पूरे प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे कि हमारा है, राइट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे फोर फादर्स हमारी ज़मीनें खरीदते हैं तो हमको क्या लगता है, अरे ये तो हमारी हो गई, दिस इज आर्स, ये हमारी है, राइट। तो जो लोग हैं वो इसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उन्हें ये लगता है कि अब ये उनका हो गया, उन्होंने ये इनहेरिट किया है उनके फोर फादर से। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फैक्ट क्या है, रियल चीज क्या है। जो रियल ओनर्स है इस जमीन के वो है हमारे आने वाले बच्चे, यानी हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग्स, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। वो भी तो इस अर्थ का इस्तेमाल करेगी, वो भी तो इस अर्थ पे सर्वाइव करेगी। वी आर ओनली कस्टोडियंस, यानी कि वी आर ओनली दी ट्रस्टीज। हमें तो एक भरोसे के तौर पर इस चीज को सौंपा गया है कि लो इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के रखना। And we must continue development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs. और हमें क्या बोला गया है कि आप इस तरीके से अपना काम करिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दीजिए। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें हमारी नीड्स को पूरा करना है। आप समझिएगा, नीड्स और डिजायर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। नीड्स मतलब जरूरतें, ठीक है, और डिजायर्स मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बोला गया है। हमें बोला गया है कि देखो हम ये चीजें तुम्हें दे रहे हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय मत करो, इन्हें खराब मत करो, क्योंकि यही चीज कौन इस्तेमाल करेगा? यही चीज आने वाला पर्सन भी इस्तेमाल करेगा, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्रिएट करना है। हमें चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हम भी उसका इस्तेमाल कर ले और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल अच्छे से करे। वी मस्ट नॉट स्ट्रिप द नेचुरल वर्ल्ड, हमारे नेचुरल वर्ल्ड को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ज़रूरत हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी है। In our efforts to feed the increasing millions, we are plundering the heritage of our children. अब प्रॉब्लम कहाँ से राइज हो रही है? प्रॉब्लम राइज हो रही है पॉपुलेशन से। इतनी सारी जनसंख्या, उसको खिलाना है, ठुसाना है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अब ये किस चीज़ पर इफेक्ट डाल रही है? ये हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, वो बच्चे जो आने वाले हैं, जो कल पैदा होंगे। वी हैव ओपन ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर प्रेजेंट पर्पसेस। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जितने भी प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम तबाह कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, विच विल क्रिएट एन एलिंग एनवायरनमेंट, जो एक ऐसा माहौल बनाएगा, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो कि पूरी तरीके से पीड़ित है, जिसमें कुछ नहीं है, खराब है। और कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी चेक्ड। जो कंजम्पशन हम लोग करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिन्हें हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते, राइट।
तो उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका ओवर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके कंजप्शन को चेक किया जाना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट पे ही इनको खर्च किया जाना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, एंड हैंड देम ओवर टू चिल्ड्रन इंटैक्ट एज दे आर द रियल ओनर्स। और फिर ये चीज़ों को सेव करके, प्रिजर्व करके किसको देना है, उन छोटे छोटे बच्चों को देना है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन का पार्ट है। तो इसलिए हमको ये बोला जा रहा है कि देखो, ये फोरफादर से तुम लेकर के नहीं आए हो, बल्कि तुमने ये उधार लिया हुआ है तुम्हारी आने वाली जनरेशन से, जिसे तुम्हें संभाल करके रखना है। नाउ विद दिस वी विल कम टू द another question, and the another question is question number 4 related to the thinking about the text. Let us see क्या बोल रहा है ये। The problems of overpopulation that directly affect our everyday life. बढ़ती जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, वो सबसे बड़ा प्रभाव डाल रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, बहुत बड़ा प्रभाव। क्या? ओवर पॉपुलेशन कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स, इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं हमारी डेली की जिंदगी में। कौन कौन सी परेशानियां? सबसे 3 बेसिक मेजर नीड्स बताई गई हैं इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, राइट, एंड हैव अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रपोजिशंस। और यही बताया जा रहा है कि यही सबसे ज्यादा खतरे की कगार पर है। जहां से ये आता है वो जगहें कौन सी हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। यही वो जगह है ना जहां से हमें रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, रहने की जगह मिलती है। एंड दे आर अंडर सीवियर स्ट्रेन, सबसे ज्यादा खतरे में यही है। इन मेनी एरियाज they have reached an unsustainable level and it is said that कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इनकी कमी हो चुकी है, और ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर जनरेशन में बचेगा ही नहीं ये सारा चीज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। People resort to overfishing to obtain protein. लोगों को प्रोटीन चाहिए, उन्हें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, तो वो फिशेस को ओवर कंज्यूम करते हैं। फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? जलाने वाली लकड़ी। ग्रासलैंड्स डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैव इम्प्रूव्ड। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने क्रॉपलैंड्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर में आपका गोबर होता है, काउडंग, जिसका इस्तेमाल जलाने के लिए लोग कर लेते हैं। तो अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है जो बहुत नुकसानदेह होते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ने क्या किया? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया क्रॉपलैंड की, लेकिन वो आने वाले टाइम पर क्या करेगा? हमें नुकसान देगा। और पॉपुलेशन हिंडर्स डेवलपमेंट एंड एडवर्सली इफेक्ट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अमंग द मासेस। अब जनसंख्या बढ़ गई, उसने क्या किया? एक रोक लगाई, किस पे? विकास पे। जितने लोग उतनी कमी, हर चीज की कमी, खाने की कमी, रहने की कमी, जॉब की कमी, पढ़ाई लिखाई की कमी। तो ओवर पॉपुलेशन ने डेवलपमेंट पर रोक लगा दी और इसने बहुत बुरा प्रभाव डाला एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पर, हेल्थ पर। लोगों की हेल्थ पर कैसे डाला? भुखमरी, रिसोर्सेस कम, खाने वाले ज्यादा, एक अनाज 100 बीमार। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के सिस्टम में स्कूल कम, पढ़ने वाले ज्यादा। तो इतनी भारी भीड़ ने बहुत सारा प्रभाव डाल दिया, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो। It is observed that the poor beget more children. ऐसे कहा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसीलिए बोला गया गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि ये ठग्स हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि गरीब अनपढ़ है, जाहिल है, उसे अकल नहीं है, वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, जिसकी वजह से डिमांड्स बढ़ जाती हैं और सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन जो अमीर है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास अक्ल है, वो बच्चे कम पैदा कर रहा है, 2 ही बच्चे हैं, ताकि वो उन्हीं को ढंग से पाल सके। इट ओनली लेट्स देम टू अनएंडिंग पॉवर्टी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? गरीब ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक ऐसी कगार पर चले जाते हैं जिसमें उनकी गरीबी खत्म ही नहीं होती। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा काम वाले पैदा हो जाएंगे, बट merely more people without work। बल्कि हम एक ऐसी जनसंख्या को क्रिएट कर रहे हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास बेरोजगारी है, जो आवारा बस घूमते हुए दिखाई देंगे। This overpopulation leads to unemployment।
यानी कि जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो वो क्या क्रिएट करती है, बेरोजगारी क्रिएट करती है, भुखमरी क्रिएट करती है, चीजें बर्बाद हो रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रूव्स इनसफिशिएंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है। We see long queues everywhere and short population leads to deterioration in environment and shortens our lives by causing many disease. आपने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी लाइनें हर जगह पे लगी रहती हैं, इतने लोग हैं, बैंक के बाहर देखो लाइन लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे राशन बट रहा होता है वहाँ पे देखोगे लाइन लगी हुई है, बहुत इंतजार करना पड़ता है लोगों को। तो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, बर्बादी हमारे इन्वायरमेंट की, और वो कहीं ना कहीं कमी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कमी किस चीज़ की क्रिएट कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, एजुकेशन की कमी, खाने पीने की कमी, भुखमरी आ रही है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं। खाना नहीं मिल रहा तो हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, और क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बीमारी कैसे कहाँ कब आ सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम उसका इलाज भी नहीं करवा रहे, तो इसकी वजह से हम मौत को अपने गले लगा रहे हैं। So my dear students, with this we have come to the end of this session. I hope you people have cleared with each and every question of this particular session. तो अब मैं सेशन को एंड करूंगी, लेकिन आप लोगों से यही बोलूंगी कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चैनल नेम इज़ ADA 24/7। थैंक यू।